हेलो क्लास। ये हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर है विच इज़ मेडलाइन एंड मेडलार्स। तो पहले हम वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज़। मेडलाइन यानी मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन, और इसको क्या कहेंगे, मेडलार्स ऑनलाइन। मेडलाइन इज़ अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ लाइफ साइंसेस एंड बायोमेडिकल इन्फॉर्मेशन। ये किस चीज़ के बारे में है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ये। इसमें क्या क्या आता है, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आएगी। बिब्लियोग्राफिक का मतलब ही लिस्ट से होता है, यानी लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होंगे फ्रॉम एकेडमिक जर्नल्स, जिसमें कि मेडिसिन से, नर्सिंग से, फार्मेसी से, डेंटिस्ट्री से, यानी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड सभी के सभी आर्टिकल्स को इनमें इंक्लूड किया जाएगा। अब इसको किसने डेवलप किया है, कौन है इसका प्रोड्यूसर? NLM यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA ने बनाया है इसको। कब बनाया? 1879 में बनाया था, और ये अभी भी यूज़ में है। इसकी कॉस्ट क्या है इसको यूज़ करने की? फ्री है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे। मेडलार्स क्या है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। और मेडलाइन क्या था? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन, जहाँ पे हम ऑनलाइन हो गए थे, यहाँ पे अभी हम ऑनलाइन नहीं हैं। मेडलार्स इज़ अ कंप्यूटराइज्ड बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सिस्टम। ये क्या है? कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटराइज और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है कि जब हमारा डेटाबेस जो है, सारी की सारी जो जानकारी है वो कंप्यूटर में सेव है और हम एक कंप्यूटर से ही एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, कंप्यूटराइज है। और जब वो चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चली गई है, यानी इंटरनेट का यूज़ करके बहुत सारे लोग उसको एक जगह से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन होता है। It was launched by NLM in 1964. At that time, it was the first large-scale computer-based search service available to general public. ये 1964 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA ने इसको लॉन्च किया था, और तब ये अपने समय की सबसे बड़ी सर्विस थी जो कि कंप्यूटर बेस्ड सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। यानी कंप्यूटर में सारा डेटा था और लोग वहाँ जा कर के उसको एक्सेस करते थे, बट इट वॉज ओनली कंप्यूटराइज्ड। तब ये सिर्फ कंप्यूटराइज्ड थी, ऑनलाइन नहीं थी। 1972 में क्या हुआ, NLM डेवलप्ड मेडलाइन एज द ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ मेडिकल कंटेंट। 1972 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने मेडलाइन को डेवलप किया। मेडलाइन क्या था? ऑनलाइन डेटाबेस था मेडिकल कंटेंट का। अब मेडलार्स का इनिशियल डेवलपमेंट, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? 1879 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इंडेक्स मेडिकस नाम का पब्लिश्ड। इंडेक्स मेडिकस, अब इंडेक्स मेडिकस क्या था? वॉज अ मंथली गाइड और मैगजीन ऑफ मेडिकल आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन 1000 जर्नल्स। इट वॉज कंपाइल्ड मैन्युअली। 1879 में ये जो लाइब्रेरी थी USA की, इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था इंडेक्स मेडिकस। ये मंथली आती थी, और इसमें क्या काम होता था कि जो जितने भी मेडिकल से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो चाहे किसी भी जर्नल में छपे हों, ये उन सबको कंपाइल करके इस मैगज़ीन में देते थे। यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। ये मैगज़ीन आई। फिर 1957 में जो यहाँ इस लाइब्रेरी में काम करने वाले स्टाफ थे, उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड टू प्लान अबाउट प्रोड्यूसिंग कंप्यूटराइज सिस्टम। अब मैनुअली तो देते थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम अब इसको धीरे धीरे कंप्यूटराइज कर देते हैं, यानी कंप्यूटर्स तो आ चुके हैं, तो क्यों ना उसमें हम ये डेटाबेस बना लें। फिर 1960 में NLM रिक्वेस्टेड 72 कंपनीज टू डेवलप द सिस्टम, एंड बाय 1964 अब कंप्यूटराइज करने की जब बात हुई तो इन्होंने कुछ कंपनीज से बात करी, क्योंकि जब इतना सारा लिटरेचर है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए, उसकी एंट्री कैसे होगी, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे रिट्रीव किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारी कंपनीज़ ने साथ में मिलकर काम किया। और बाय 1964 इंडेक्स मेडिकस बिकेम मेडलार्स। इंडेक्स मेडिकस क्या था? एक पत्रिका थी जो मंथली आती थी, जिसमें हमारा मेडिकल का आर्टिकल्स होते थे। वो अब क्या हो गए, वही चीज़ मेडलार्स के नाम से कंप्यूटराइज्ड हो गई, यानी वो सारा का सारा डेटाबेस कंप्यूटर में बना दिया गया, और अब उसका नाम हो गया मेडलार्स। अब उसके बाद आया मेडलार्स ऑनलाइन, यानी कंप्यूटर में आने के बाद में 1971 में एन ऑनलाइन वर्जन वाज मेडलाइन। मेडलार्स ऑनलाइन, अब मेडलार्स ऑनलाइन का मतलब यहाँ पर समझ में आया होगा क्या है। जब हम मेडलार्स ऑनलाइन कहें या मेडलाइन कहें तो बात एक ही है। इंडेक्स मेडिकस ऑफलाइन था, फिर मेडलार्स कंप्यूटराइज्ड हुआ,
फिर जब वो ऑनलाइन हो गया तो उसका नाम हो गया मेडलाइन. इट बिकेम अवेलेबल एज अ वे टू डू ऑनलाइन सर्चिंग ऑफ मेडलार्स फ्रॉम रिमोट मेडिकल लाइब्रेरीज. यानी कहीं भी किसी भी मेडिकल लाइब्रेरी से इसको एक्सेस किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, OCLC. मेडलार्स क्लियर हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास OCLC. OCLC का फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर. ये है इज़ एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संस्था है जो काम क्या करती है, इट सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज इन मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल एंड मोर यूज़फुल टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड. ये क्या काम करती है कि इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, लोगों को ईज़ ऑफ एक्सेस देने का काम करती है. जो हमारे पास जानकारी अवेलेबल है उस तक लोगों की पहुंच बढ़ाती है और लोगों तक उस जानकारी को लेकर जाती है. कैसे, कैटलॉग्स बनाकर. ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, बिकॉज OCLC वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज़ नोन मस्ट बी शेयर्ड. यानी जो भी ज्ञात है उसको शेयर करना चाहिए, जो भी नॉलेज है आपके पास में उसको शेयर करें, तभी वो दूसरों तक पहुंचेगी और उसका यूज़ हो सकेगा. इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे विश्व भर से कोई भी इसकी सदस्यता ले सकता है. इस्टेब्लिश्ड इन डबलिन कोर ओहियो. ये एक जगह है USA में जहाँ पर ये स्थापित है और 1967 में बना था. इट वॉज फाउंडेड एज अ स्मॉल ग्रुप. कैसे बना, ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप था. बनाया कैसे गया, स्मॉल ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज हुज लीडर. कुछ लाइब्रेरीज थी जहाँ पे काम करने वाले जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा, उनको ये विश्वास था कि दैट बाई वर्किंग टुगेदर दे कुड फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर शेयरिंग रिकॉर्ड एंड रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन कॉस्ट. उनका ये मानना था कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम जानकारी को शेयर करने के माध्यम भी बना सकते हैं और उनमें लगने वाले खर्च को भी बचा सकते हैं. तो इस सोच के साथ में OCLC की शुरुआत हुई थी. हेडक्वार्टर ऑफ OCLC इज़ स्टिल इन डबलिन ओहियो अलॉन्ग विथ इस 10 रीजनल ऑफिसेस. इसके 10 रीजनल ऑफिसेस हैं और ये अभी भी ओहियो में ही काम करता है. ठीक है. एंड प्रेजेंट में इसकी 170 कंट्रीज़ हैं आर यूजिंग सर्विसेज ऑफ OCLC टू लोकेट, कैटलॉग, मैनेज एंड प्रिजर्व लाइब्रेरी मटेरियल्स. किस लिए किसकी सर्विसेज को यूज़ कर रही हैं, ताकि जो कैटलॉग्स में जानकारी है उसको लोकेट कर सकें, कैटलॉग बना सकें और मैनेज कर सकें जो भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल हैं. रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन सीकर्स, जो भी जानकारी चाहते हैं, ढूंढते हैं, यूज़ OCLC सर्विस टू ऑब्टेन बिब्लियोग्राफिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड फुल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. वो क्या करते हैं, वो OCLC को एक्सेस करके वहाँ से फुल टेक्स्ट भी उनको मिल सकती है इन्फॉर्मेशन या बिब्लियोग्राफिक डिटेल भी मिल जाएगी. मतलब पहले तो लिस्ट मिलेगी, उसके बाद में जो उनको वहाँ से एक्सेस करना है उसका पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट वो अपने पास मतलब एक्सेस करके पढ़ सकते हैं. OCLC एंड इट्स मेंबर लाइब्रेरीज प्रोड्यूस एंड मेंटेन वर्ल्ड कैट. अब OCLC का नाम इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि जो वर्ल्ड कैट का जब नाम आता है तो OCLC के बारे में बात की जाती है. इन्होंने जो OCLC है इसने ही बनाया है वर्ल्ड कैट को. और वर्ल्ड कैट का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनके जो कैटलॉग्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया, ताकि कोई भी सर्च करे और उसको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे ये वाला कंटेंट अवेलेबल है और वहाँ से वो उसको एक्सेस कर सकेगा. सर्विसेज ऑफर्ड बाय OCLC, मैनेजमेंट सर्विसेज. अब जब इतना सारा डेटा है तो उसको मैनेज करना भी चाहिए. और मेटा डेटा सर्विस, मेटा डेटा यानी कि एक डॉक्यूमेंट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, एक डॉक्यूमेंट है उसको ढूंढने के लिए और बहुत सारी जो फील्ड्स डेवलप की जाती हैं वही होता है मेटा डेटा. रिसोर्स शेयरिंग सर्विस, कैटलॉग बनेगा, मर्ज होगा तो ऑब्वियसली सभी लाइब्रेरीज़ को हेल्प होगी. रेफरेंस सर्विस, अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आप इसमें सर्च कर सकते हैं कौन सी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा. ये रेफरेंस सर्विस हो गई इसकी. लास्ट, डायलॉग. डायलॉग क्या है, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑनलाइन सर्च सिस्टम. डायलॉग बहुत पुरानी सर्विस है. जब ऑनलाइन सर्च सिस्टम शुरू हुआ था, ये उसकी हिस्ट्री है, तब बनाया गया था डायलॉग को. अनटिल 1969 उस टाइम तक ज़्यादातर जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एजुकेटर्स, लाइब्रेरियंस थे हु वांटेड टू सर्च अबाउट द डेटा, जो जानकारी को ढूंढना चाहते थे एज टू व्हाट इज़ नोन एंड पब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, कि हमारा जो सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर एरिया में कितना काम हुआ है पहले और नया क्या काम और हुआ है.
अब जैसे कोई रिसर्च वर्क कर रहा है और उसको कुछ नया करने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके पहले कितना काम हो चुका है, ताकि डुप्लीकेसी ना हो। जब पता रहेगा कि क्या काम हुआ है तभी कुछ नया हो सकता है। तो वह रिक्वायर्ड टू फिजिकली लोकेट, तब उनको क्या करना पड़ता था कि उनको खुद से जा कर के एंड विजुअली सर्च द मटेरियल, खुद से जा कर के जानकारी को ढूंढना पड़ता था लाइब्रेरीज़ में से और फिर वहाँ लेकर पढ़ते थे। तब उस टाइम पे कोई ऑनलाइन वाली फैसिलिटी नहीं थी। डायलॉग के आने के बाद ऑनलाइन सर्च फैसिलिटी की सुविधा मिली लोगों को। 1966 में डायलॉग वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर इट्स ट्रायल इन ऑटोमेटिंग ऑल द रिसर्च वर्क ऑफ नासा साइंटिस्ट। सबसे पहले जब ये डायलॉग सिस्टम बनाया गया था तो 1966 में इसका पहला ट्रायल हुआ था। नासा के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों का जो लिटरेचर वहाँ पे अवेलेबल था, यानी जो उन लोगों ने रिसर्च वर्क कर रखी थी, मैनुअल में अवेलेबल थी, उसको ऑटोमेट करने के लिए इसको यूज़ किया गया। 1972 में इट बिकेम कमर्शियल। अब जब ये सक्सेसफुल रहा, इसका ट्रायल हुआ कुछ टाइम तक, जब ये सक्सेसफुल रहा, लोग सेटिस्फाइड हुए इससे, फिर इसको कमर्शियली अवेलेबल करवाया गया एंड स्टार्टेड टू प्रोवाइड सर्च फैसिलिटीज़ फॉर अदर प्रोफेशंस एज वेल। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके इसकी एक्सेस और लोगों तक भी हुई और दूसरे फील्ड्स में भी यूज़ किया जाने लग गया इसको। इसमें सर्च कमांड देने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही था तो इसका जो इंटरफेस है वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था जितना आज के टाइम में है, इतना इजी नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। डायलॉग को अगर आप अभी भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा और इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी होगी कि कैसे कैसे आपको सर्च करना है और कौन से वाले टर्म का क्या मीनिंग होगा। इसमें एक्सपेंड का क्या मतलब था, लिस्ट ऑफ सिमिलर टर्म्स, यानी आपने एक वर्ड टाइप किया तो उसके पास जितना डेटाबेस अवेलेबल है उस डेटाबेस में वो वर्ड जहाँ जहाँ भी आता है वो सब हाईलाइट करेगा, आपको दिखाएगा। सारे लिस्ट ऑफ सिमिलर टर्म्स आ जाएंगे कि इससे मिलते जुलते और क्या क्या हैं। फिर सिलेक्ट फ्रॉम अबव लिस्ट। अब ये जो लिस्ट आपके सामने खुली है इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या पढ़ना है। देन कंबाइन टर्म्स यूजिंग बुलियन ऑपरेटर्स। अब आपने एक वर्ड टाइप किया तो वो उसकी लाइब्रेरी में जितना भी वो वर्ड जहाँ जहाँ अवेलेबल है सब दिखाएगा, तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, बुलियन ऑपरेटर्स एंड और की यूज़ करेंगे तो स्टेटमेंट थोड़ा प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और जब क्लियर स्टेटमेंट मेंशन होगा तो उस स्टेटमेंट से रिलेटेड इसकी डेटाबेस में जो चीज़ें हैं वो लिस्ट दिखाएगा। उस लिस्ट में से आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे एंड देन डिस्प्ले द सिलेक्टेड नंबर ऑफ टर्म और फेज। जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। सो इट वॉज मेडलाइन, OCLC एंड डायलॉग। इसके साथ ही हमारा थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हुआ। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बतानी चाहिए हैं मैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।